संसद में हमारे साथी राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौर जी, वैसे मेरे क्षेत्र से कैसे यहाँ टिकट ले लिया पता नहीं, उनको पूछना पड़ेगा कि नौसारी से आकर जयपुर का टिकट ले गए ऐसे माननीय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, श्री भूपेंद्र सैनी जी, श्री नाहर सिंह जी, श्री अमित गोयल जी, श्री मुकेश भाई पटेल जी, श्री दिनेश भाई राजपुरे जी, उद्योग जगत के पधारे हुए सभी यहाँ महानुभाव, आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन करता हूँ। आज बजट के प्रेस के लिए जयपुर आना हुआ, उसी के सिलसिले में आप सबका भी दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप सबसे मिलने का मौका मुझे मिला है। मेरे सम्मानित व्यापारी बंधुओं और आत्मनिर्भर भारत के सशक्त शिल्पकारों, आज आप सभी के बीच मुझे आकर बहुत अच्छा भी लगा और राजस्थान के व्यापारियों ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपना सिक्का जमाया है, अपना नाम जमाया है। पहले ऐसा कह सकते हैं कि ये सफल व्यापारी राजस्थान का ही क्यों होता है? क्यों होता है? या पानी में कुछ है क्या? ये मेहनत भी है, साहस भी है, दूरंदेशी भी है। पॉलिटिकल क्षेत्र में कहना चाहिए कि कोई भी कार्यकर्ता, राजकीय कार्यकर्ता के साथ अगर एक सलाहकार हो तो एक ब्राह्मण होना चाहिए और एक बनिया होना चाहिए। ब्राह्मण हमें नीति सिखाएगा, बनिया हमारी अर्थव्यवस्था ठीक कर देगा। और मैं बात जानता हूँ, इसके लिए मेरे कई सहयोगी, मेरे जो पार्टनर हो सब राजस्थान के ही है और सब बनिया है, ज़्यादातर जैन हैं, तो मुझे फिर ज़्यादा उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो साहस भी करते हैं और सोच के भी करते हैं। मैं आप केवल व्यापार नहीं करते मगर आप देश के हित में, देश के उन्नति के लिए भी काम करते हैं। मैं अपने क्षेत्र में जो व्यापारी होते हैं उनके साथ बात करते वक्त एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको उद्योग करके साहस करने की क्या आवश्यकता है? आप जितना कैपिटल लगाते हो वो अगर एफडी करवा दो या ठीक जगह लगा दो तो आपको पैसे कमाने के लिए कोई साहस करने की आवश्यकता नहीं। सूरत में तो ज़्यादातर टेक्सटाइल के व्यापारी हैं। मैं उनको कहता हूं कि आप लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए नहीं मगर बाकी लोग आपके यहाँ जो 1000-1500 लोग काम करते हैं उनका चूल्हा जलाने के लिए आप एक प्रेशर की गोली लेते हो, एक शुगर की गोली लेते हो। क्योंकि मिल वाला टेक्सटाइल में शाम को पूछता है कि कितना माल आया, कितना ताका आया, सुबह पूछेगा कितना डिलीवरी हुआ, पेमेंट कितना आया। यानी हर रोज जो उसकी चिंता होती है उसकी वजह से उसका ऑटोमेटिक शुगर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है। मगर उसको 1000-1500 लोगों का चूल्हा जलाना है, इसके लिए वो ये साहस भी करता है, गोली भी खा लेता है और काम भी करता रहता है। आप भी उसी तरह काम करते हो, साहस भी करते हो और देश की जो प्रगति है उसके अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान भी उसके अंदर आता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा ये मुद्दे पर इसके लिए नहीं कहूँगा कि आप सब व्यापारी, आपने बजट पूरा देख ही लिया होगा, आपने उसके अंदर आपको क्या फायदा है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, वो सब आपने एनालिसिस भी कर लिया होगा। मुझे कुछ बातें इसके अंदर आई कि जो प्रक्रिया इजी हो गई, सरल हो गई, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हुई कि सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पे आपको काम करने में सहजता होगी, कम समय में आप आपका उद्योग को, आपके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में समय दे पाओगे। कस्टम की प्रक्रिया भी इजी करने के लिए एआई बेस कोई कंटेनर खोलने की आवश्यकता नहीं, उस तरह भी काम
कुछ ही दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया होती थी, अधिकारी जिस तरह से दबाव भी डालते होते हैं, तो वो भी निपटना भारी होता है। बिना वजह से कोई मुश्किल ना आ जाए उसकी चिंता होती है। अब आप ये जो सुविधा हो जाएगी, इसके कारण इजी अपना माल बेच पाएंगे। और 10 लाख तक का भी अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई भी आदमी अपना प्रोडक्ट वो विदेश में भी बेच पाएगा, ऑनलाइन बेच पाएगा। इस तरह की भी सुविधा इसके अंदर हुई है। जो इनकम टैक्स की बात भी है कि इतने सालों में, 60-70 सालों में, कांग्रेस के समय में इनकम टैक्स की मर्यादा सिर्फ 2 लाख थी। स्वाभाविक है, उनको पता था कि वो शासन के अंदर वो ज्यादा कमाएंगे नहीं, ज्यादा उनको छूट नहीं देनी चाहिए, इसके लिए 2 लाख की लिमिट कर दी थी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जाने की कोशिश में है, जो कभी हम सोचते नहीं थे। जो मनमोहन जी के लिए कांग्रेस कहती है कि बड़े अर्थशास्त्री थे, मगर जो अपेक्षा उनके पास से देश ने रखी थी वो नहीं पूरी हो पाई। उस टाइम 10वें या 11वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज 4थे नंबर पे और 3रे नंबर में हम जा रहे, जो हमने भी कभी नहीं सोचा था, हमारे देश में किसी ने नहीं सोचा था। ऐसी मजबूत व्यवस्था करने के कारण लोगों को भी जो इनकम बढ़ी है उनको राहत भी होनी चाहिए। इसके लिए 2 लाख से सीधा 12 लाख तक का टैक्स जो लास्ट बजट के अंदर वो उसमें से उनको मुक्ति दी गई है। जो पहले जो सीए होते थे, एक बार पीएम साहब ने भी कहा था, सीए की एक बड़ी मीटिंग उन्होंने दिल्ली में ली थी। हमारे यहाँ सूरत में, गुजरात में सबसे ज्यादा 6000 सीए है, 6000 प्रैक्टिस करने वाला। आप क्या कितने हैं? 8000 हैं। तो ये तो यहाँ बड़ा बिजनेस होता है। तो सीए कहाँ होते हैं? वैसे तो राजस्थान का कोई भी राजस्थानी है तो ऑटोमेटिक जन्मजात सीए है, उसको सीए बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक छोटा सा शहर सूरत में 6000 जब सीए प्रैक्टिस करते हैं, उसका कारण है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। जहाँ कहते हैं ना कि पानी होगा तो ही वृक्ष बढ़ेगा, तो बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, वहीं पर सीए जाएंगे, और जगह तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ भी आपको इतना काम मिलता है, इसके लिए आप यहाँ पर भी हो। तो ये जो अर्थव्यवस्था की मजबूताई जो बढ़ी है, वो सीए के सिवा और कौन अच्छी तरह जान सकता है? सबसे अच्छी तरह आप जानते हो कि ये अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ रही है, किस दिशा में जाने वाली है, हमें कैसा साहस करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। कई क्षेत्र खुले, सेमीकंडक्टर, हमारे यहाँ एक राजस्थान का ही व्यक्ति अशोक मेहता ने, अशोक सूची राजस्थान का ही है। हमारे सामने, मैं भी एक मिल में पार्टनर था, हमारे मिल के सामने वो जॉब करते थे, 2500 रुपये में जॉब करते थे। अभी उन्होंने 15,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट उनके बेटे के साथ शुरू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि इतना साहस करने का मौका हमारे देश में मिलता है, और इस मौके के कारण ही साहस करने की वृत्ति भी होती है, साहस में सफलता भी मिलती है। उनको कुछ प्रॉब्लम थे, उनको लगता था दिल्ली से जल्दी से क्लियरेंस नहीं मिलेगा। वो मुझे कल दिल्ली मेरे घर मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि मेरा अभी अगले वीक में क्लियरेंस आ जाएगा। मुझे तो 1 महीने पहले अश्विनी वैष्णव जी ने बता दिया था कि उसको हम अभी क्लियरेंस दे रहे हैं, और कल जब उसको पता चला तो सीधा मुझे मिलने आया। आप सोचिए कि कितना बड़ा साहस इस समय में हम कर रहे हैं। जो पहले ऐसा था कि कुछ ही लोग, कुछ ही फैमिली बिजनेस के अंदर साहस करते थे, उनको ही जो परमिट सिस्टम थी उसके कारण जो रिस्ट्रिक्शन थे, तो बाकी के लोग इतना साहस नहीं कर पा रहे थे। महाराज, कोई भी चाहता है, कोई भी करना चाहता है, वो कर सकता है।
कई फक्त देश में इंडस्ट्री के साथ सबसे ज़्यादा जो काम देने वाला है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में भी पहले किसानी करना यानी नुकसान करना ऐसा हो गया था। उसके बजाय किसानों को हर तरह से मदद करना, उसको मदद करने के लिए पहली बार कोई किसानों के लिए स्कीम बनी। हर साल उसको 6,000 रुपया दिया गया, मगर एक घर में अगर 10 लोगों का नाम है तो सबको 6,000 रुपया मिल रहा था। ये इस तरह से किसानों के लिए अगर कोई योजना बनी हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के टाइम में बनी। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में सबसे बड़ी एक विशिष्टता भी थी कि आज तक हमारे देश में कोई महिला उसने 9 बार बजट नहीं दिया, वो माननीय निर्मला सीताराम जी ने दिया। यानी महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो सही में आपको उसमें दिखती है। दूसरी विशिष्टता ये थी कि पहले भी 9 बार चिदम्बरम जी ने दिया था, अभी चिदम्बरम के टाइम में कभी 2 साल दिया, फिर गैप हुआ। यहाँ कंटिन्यूटी में एक तो महिला ने दिया और कंटिन्यूटी में दिया, वो दूसरा रिकॉर्ड हुआ। तीसरा रिकॉर्ड ये हुआ कि पहले पी चिदम्बरम जी के टाइम में 4 प्रधानमंत्री बदल गए, यहाँ एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 बजट एक महिला ने दिया। तो जब महिला बजट देती है उसको आम आदमी की क्या आवश्यकता है, क्या मुश्किल है, वो सब जानती है। और उसीलिए जितनी बार भी उनके बजट आए कभी भी कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं हुआ, सबके लिए उन्होंने कुछ न कुछ रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो निर्देश होता है, वो जो मिलते हैं सबसे बात करते हैं तो वो बजट में दिखता है। इस बार कई युवाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मीटिंग की, सबसे सजेशन लिए और उन्होंने कहा कि हमारा ये देश का युवा क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, उसे हर तरह की मदद मिले उसके लिए उन्होंने इस बजट में व्यवस्था कर दी। हर सेक्टर के लिए, किसान हो, महिला हो, युवा हो, कोई मछुआरा हो, कोई विश्वकर्मा वाला हो, कोई इंडस्ट्री का हो, हर व्यक्ति को इस बजट में कुछ न कुछ मिला है। उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको देने के लिए पहला रिएक्शन जो आया बजट के अंदर कि 1500 पॉइंट बाजार नीचे बैठ गया। सीधा शेयर मार्केट को और बजट को कोई रिश्ता नहीं होता है, मगर फिर भी जो लोग बैठे हैं तो उसके आधार पे कुछ निर्णय हो जाता है। और जब दूसरे दिन उनको समझ आया कि ये बजट तो अच्छा है, 2047 तक जो विकसित भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है, वहाँ जाने का रास्ता इसके अंदर है। जब वो जाकर 1500 नीचे गया था, करीब 2000-2500 ऊपर चला गया। तो ये जो बजट का जो, क्योंकि वो जानते हैं बजट में क्या नया है, क्या है, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पर भी बजट के अंदर जो सुझाव मिले थे उसके आधार पर जो काम हुए, मैंने कहा व्यापारियों के लिए भी काम हुए, इंडस्ट्री के लिए भी काम किए, छोटे व्यापारी के लिए भी काम किए। व्यापार सुगमता की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम हुआ। मैंने कहा ना, वैसे सिंगल विंडो सिस्टम भी उसके अंदर आई। आपको इंटीग्रेटेड कस्टम सिस्टम लागू होने से पोर्ट पर भी कंटेनर खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये भी अपने आप में आपको एक बड़ा काम हुआ। पहले टैक्स भरना, लोगों को चोरी करना का मन क्यों होता था, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होता था। पर धीरे धीरे उसमें रिजनेबल एक टैक्स की प्रक्रिया हुई। आज टैक्स का डर नहीं है। आज लगता है टैक्स भरने वाले को मैं देश के विकास के लिए, देश के सुरक्षा के लिए मैं टैक्स दे रहा हूँ, उसी के आधार पे देश चलता है। उसमें उसको देश में, देश की प्रगति में मेरा सहयोग है, ऐसा वो गर्व करता है, उसको उसमें अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कि जब सीए से कुछ साल पहले पीएम साहब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि सक्सेसफुल सीए कौन होता है, तो बोलता है यहाँ इनके यहाँ जाओ तो रास्ता निकाल देगा ये सीए। तो उसके पास फाइल ज़्यादा आती थी। तो उन्होंने कहा कि लोगों को टैक्स जो ऑफिशियल
नियम के आधार पर टैक्स बचता है वो बताए, उसके लिए मदद करे, कोई बात नहीं है, मगर उसको चोरी के रास्ते ना दिखाए, ये सीए को देखना चाहिए। ऐसा उन्होंने उसी टाइम कहा था कुछ साल पहले। मुझे लगता है कि उसका परिणाम भी धीरे धीरे दिखने लगा है। अब लोग सीए के पास जाएंगे तो भी कहेंगे कि आप टैक्स भरो, तो आपको आने वाले दिनों में बैंक का लोन भी ज़्यादा मिलेगा, आपका जो प्रगति करने के लिए उसका जो महत्व है वो बताएंगे। और एक सीए ने तो मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि आप अगर 100 रुपया ब्लैक करवाते हो तो 30 रुपया बचाने के लिए 100 रुपया पूरा आपका ब्लैक हो जाता है उसके बजाय। और फिर वो खर्च कहाँ होता है, जहाँ अनावश्यक चीजें हैं, बच्चों की बिना वजह की जो जीत पूरी करने में खर्च कर देते हैं, उसमें से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उसके बजाय उसका टैक्स भर दो तो आपका 70 रुपया जब बचता है, 100 में से 70% जब बचेगा वो अगर आप बैंक में रख दोगे तो भी आपको कुछ ही सालों में वो टैक्स का पैसा भी वापस आ जाएगा और पूरा आपका 100 रुपया वाइट हो जाएगा। आप कहीं भी उसका इन्वेस्ट करके और ज़्यादा उसमें से वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये बजट के अंदर जो सुविधा आई है, हर तरह से सुविधा देने की जो कोशिश हुई है, उसके बारे में मैंने कुछ ही मुद्दे आपके लिए कहा कि क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें इस पर से देखी है, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बहुत सा बताया आपको। मगर मैं राजस्थान की बात करूंगा पानी के बारे में, तो ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि जब भी दिल्ली आते हैं तो मेरे यहाँ जरूर आते हैं, और मेरे से बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं है। वो कैसा ना कि वो कुल्ली कल्ली निकाल लेते हैं हाथ में से, और हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई पैसा निकाल के लेके जाते हैं। जो मोडिफाइड पीकेसी की योजना जो 77,000 की बनी थी, करीब 1 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगी, उसको सैंक्शन करवाना, राजस्थान को कुछ ज़्यादा पानी मिल जाए उसके लिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भी क्या मालूम कैसे समझा लिया, उसको भी समझा लिया। सही मायने में राजस्थान के लिए, उसके हित के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री आपको पहली बार मिला है। एक काम हुआ मध्य प्रदेश का, तो वापस मेरे पास आया कि वो हरियाणा से हमको सरप्लस जो वाटर है वो मिलना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री हरियाणा को बुलाया, दोनों से बात करवाई, वो भी मान गए। 90 किलोमीटर से 3 पाइप से पानी लाना है। आज हरियाणा सीएम ने उसको सम्मति भी दे दी। उन्होंने पहले से डीपीआर भी बना के तैयार रखा है, कितना किलोमीटर का पाइप लगेगा वो सब तैयार रखा है। काम शुरू करके कहाँ भी है वो स्टोरेज बनाएंगे वो भी तय कर लिया है, तो बहुत ही जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो मैं कई बार कहता हूँ, मैंने लोकसभा में भी कहा था कि सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत राजस्थान में है, मगर सबसे ज़्यादा पानी आने वाले दिनों में राजस्थान के पास ही होगा। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की दीर्घदृष्टि और इनकी मांगने की जो है कला है, वो मुझे क्या कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा अधिकार है मांगने का, तो पहले ये उस तरह से मांग लेते हैं। मगर हर चीज को कैसे राजस्थान का भला हो, हर चीज में हमने पीएम साहब ने 6 सितंबर 2024 के दिन सूरत में एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन के लिए काम करना चाहिए। और एक लाइन उन्होंने और कही थी कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए सहयोग करना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि 40,000 गांव में हर गांव में 5 बोर करने का संकल्प सूरत के जो राजस्थान के मूल के व्यापारी थे उन्होंने किया। उन्होंने पूरा हर गांव में कौन काम करेगा उसका नाम नंबर पूरा लिस्ट बना के वहाँ हम स्वागत में फूल देते हैं, वहाँ उनको पूरा एक आवेदन दिया कि हम इतना काम आपके यहाँ करेंगे। मैं इनका गणित थोड़ा कच्चा है मुख्यमंत्री जी का। हमने वहाँ से जो काम किया
सब लोग को लगाया, जीटो वालों ने भी काम किया, कुछ काम सरकार ने भी किया। पीएम साहब के पास गए तो बोल दिया कि साहब 10,000 बोर हो गए। मुझे पीएम साहब ने डांटा कि सियार तू तो बोल रहा था इतना हुआ और ये तो इतना ही बोलते हैं। मैं और साहब इनका गणित कच्चा है, उन्होंने लोग बड़ा बताते हैं ये छोटा कर दिया। 10,000 तो बोर हुए, मगर हमने जो 4x4x6 के जो स्ट्रक्चर किए वो 4,15,000 हुए। वो 500, 600, 700 बड़े वाले थे, वो बड़े वाले थे। छोटे वाले तो बस जब बताते हैं तो बड़ा और छोटा सब मिक्स करके बताना चाहिए। आप कैसा पॉलिटिशियन हो। छोटे वाले तो 4 लाख के लगते। आज के तारीख में 4,15,000 वो स्ट्रक्चर बने और केंद्र सरकार का उसमें अभी तक एक भी पैसा नहीं है। मगर ये जो स्ट्रक्चर बने पूरे देश में 40 लाख स्ट्रक्चर लोगों ने बनाए, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बार मनरेगा की स्कीम में से पूरे देश में 32,000 करोड़ रुपए दिए। उसमें करीब 800,000 करोड़ रुपया ये मार्च के पहले राजस्थान को भी मिले, उनको यूज करना है। मैंने उनको कहा कि आप 2 दिन में आपके सभी कलेक्टरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करो, मैं भी जुड़ूंगा और वो काम मार्च के पहले करेंगे। तो जी राम जी जब 1 अप्रैल से लागू होगा उसमें और 1,1200 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान की अगर जल की समस्या हल हो जाएगी तो मुझे लगता है राजस्थान को आगे निकलने में कोई रोक नहीं सकता। और इसी के कारण मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा पानी आपको यहाँ मिलेगा, जमीन तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे ही रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा इंडस्ट्री भी आएगी। और अब जो इंडस्ट्री आती है उसके अंदर सभी में पानी की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सूरत में पानी की आवश्यकता बहुत होती है। हमने एक प्लान किया, वहाँ पे आने वाले 50 सालों में जितने भी पॉपुलेशन होगा उसको पानी पीने के लिए और जो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री आएगी उसके लिए हमने 50 साल का प्लानिंग कर दिया। यहाँ पर हमारे पास पानी था, हमने प्लानिंग कर लिया। आपको भी अभी जो पानी आएगा उसको हर गांव तक पहुंचाने के लिए जो कोशिश करनी है, वो अभी से अगर प्लानिंग होगा तो आने वाले 1-2 साल के अंदर ही सबको पानी मिल जाएगा। ऐसी पोजीशन यहाँ पर है। हमारे मंत्रालय की ओर से राजस्थान के तरफ थोड़ी पड़ोसी स्टेट है ना हमारा गुजरात का, इसके लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं। हमारे गुजरात में एक कहावत है, वो भुआ आता है ना, भुआ वो नारियल जब फेंकता है आग में से निकाल के, आंख बंद होती है उसकी, मगर वो घर की ओर ही फेंकता है। यहाँ भी ऐसा ही है, राजस्थान को कुछ नारियल ज़्यादा मिल जाए। और हमारे मदन लाल जी तो हमारे जो अलग अलग सांसदों का ग्रुप बना है 13 लोगों का, उस पर भी मेरे साथ ही है। तो वो भी जब भी आते हैं तो पूछ लेते हैं क्या हुआ। उनका तरीका थोड़ा अलग है मुख्यमंत्री से, मगर याद तो दिला ही देते हैं। तो मैं जी क्या बोला, अच्छा आता है। बजट के बारे में आपसे थोड़ी बात और भी कर ले, राजस्थान में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। आने वाले दिनों में इस देश को आगे ले जाने में राजस्थान, और राजस्थान का क्रीम तो यहाँ बैठा है, तो आप सबकी जिम्मेवारी है कि राजस्थान के लिए आगे बढ़ें, अपना हाथ भी बढ़ाए और ऐसा मुख्यमंत्री बने हैं कि जिनको विकास करने में इंटरेस्ट है। वो बोला वाला चेहरा लेके पीएम साहब के पास भी चले जाते हैं और क्या कह देते हैं पता नहीं, मगर उसके बाद मुझे ही फोन आ जाता है, बाकी मंत्रियों को भी जाता होगा कि जरा ये भजन लाल जी का देखो क्या है, कहाँ रुका है। तो ये आपके लिए, आपके राजस्थान के लिए ये पूरी चिंता करते हैं। हमारा पूरा सहयोग है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस तरह से देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर सेक्टर को साथ में जोड़कर, उसमें वो ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो आपके ऊपर होता है, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर होता है। जो एक समय सबके मन में जो डर लगा था कि डील का क्या होगा, मोदी साहब ने कल अच्छा कहा, परसों उन्होंने कहा कि पहले हम डील के बारे में सोचते थे तो बोफोर्स डील याद आता था। अब हमें
ट्रेड डील आता है, किसी तरह ये डील हो रहा है। अलग अलग देशों में जो कहा ना कि कोई मुश्किल आती है तो उसमें से और समाधान और अच्छा रास्ता निकल जाता है। कुछ समय मुश्किल आई मगर पूरी दुनिया का रास्ता खुल गया। और ये प्रधानमंत्री है जो न किसी से डरते हैं, न किसी से उसको कोई दबा सकता है, न कोई उसको कंपल्सन ला सकता है, मगर उनके दिल में देश का हित है। और देश का हित यानी सभी का हित, इंडस्ट्री का भी हित आ जाता है, सबका आ जाता है। आपके साथ कई हजारों लाखों कारीगर, काम करने वाले लोग जुड़े हैं, उन सबका हित भी आपके साथ जुड़ा है। तो सबके हित की चिंता करने वाले पीएम साहब, वो उन्होंने जिस तरह से अभी जो आपको पता है कि जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है,